अगर कोई शख्स ताकतवर हो लेकिन रहमदिल ना हो तो वो अपने और अपने दल की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जुल्म और सितम की सारी हदें पार करता हुआ ऐसा तानाशाह साबित होता है जिसके काम और फैसलों से इंसानियत शर्मसार हो जाती है। और कुछ ऐसा ही पिछले 6.5 सालों से हमारे देश भारत में हो रहा है। तानाशाही वाले फरमान जारी करे जा रहे हैं और उससे भी 2 कदम आगे बढ़कर जुल्म और सितम वाले कानून बनाए जा रहे हैं। कायदे और कानून सही से लागू हो, इसकी जिम्मेदारी जिन खाकी वर्दीधारियों पर है, वो इन तानाशाहों के इशारे पर बेगुनाहों पर जुल्म ढा रहे हैं। ताजा एग्जाम्पल है जामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी का वो वीडियो जिसके अंदर खाकी वर्दी पहनी पुलिस और सीआरपीएफ लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई कर रहे बेगुनाह छात्रों को बर्बरता से पीटते नजर आ रहे हैं। ये 2 महीने पहले का वाकया है। उस वक्त दिल्ली पुलिस झूठ बोलते हुए कह रही थी कि वो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में दाखिल ही नहीं हुई थी। सरकार के दबाव में काम कर रही जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने 15 तारीख वाली घटना का सारा सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंप दिया था। 2 महीने तक इंतजार किया गया कि वो पुलिस वाले जिन्होंने स्टूडेंट्स को बर्बरता से पीटा था उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। लेकिन आज के तानाशाही के दौर में मुसलमानों पर डंडे बरसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करी जाती बल्कि उन्हें प्रमोट किया जाता है। लिहाजा रिजल्ट वही रहा, 0। अब पुलिस का असली चेहरा दिखाने वाला यह वीडियो सामने आया है। मुझे यह वीडियो देखकर इन वर्दीधारियों पर शर्म आती है जो देश की आवाम के लिए नहीं बल्कि इन तानाशाहों के लिए काम कर रहे हैं। मैंने किसी भी लाइब्रेरी में इस तरह की बर्बरता नहीं देखी। वर्दी पहने हुए इन आतंकवादियों ने पढ़ लिख रहे स्टूडेंट्स पर तालिबान की तरह हमला किया। ऐसे आतंकवादी पुलिस का बचाव करने के लिए देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री दोनों को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं क्योंकि जिन पर जुल्म किया जा रहा है उसका बीज तो आरएसएस ने कई दशकों पहले बो दिया था और अब फसल काटने का वक्त आ गया है। पिछले 6.5 सालों से भाजपा ने जिन लोगों को दुश्मन, गद्दार और देशद्रोही बताकर सत्ता की ऊंचाइयां हासिल करी हैं, वो कौम अब तक सो रही थी और जुल्मों को बर्दाश्त कर रही थी। अखलाक की लिंचिंग से लेकर पहलू खान, जुनेद, तबरेज अंसारी तक ये कौम चुप रही, सोती रही, बिना मुंह खोले जुल्म सहती रही। कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने पर भी इस कौम ने खामोशी इख्तियार रखी। ट्रिपल तलाक पर बने कानून और बाबरी मस्जिद पर आए फैसले को भी इस कौम ने कड़वी दवा समझकर निगल लिया। और अब जब मुस्लिम मुक्त भारत बनाने के लिए सीए आ गया है और एनआरसी लाने की तैयारियां करी जा रही हैं, तो ये कौम नींद से जागकर सड़कों पर उतर आई है। तो क्या भारत के मुसलमानों की नींद बहुत देर से खुली है? क्योंकि मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का यह बीज तो आरएसएस ने दशकों पहले बो दिया था और जो आज भारत में हो रहा है वो स्टेप बाय स्टेप वही है जो आरएसएस ने मुस्लिम मुक्त भारत बनाने के लिए दशकों पहले प्लान किया था। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो आज हमारे देश भारत में हो रहा है मुसलमानों के साथ, वो किसी और कंट्री में भी हुआ था। उस देश में मुसलमानों ने 780 साल तक हुकूमत करी थी और उसके बाद एक एक करके मुसलमानों को उस देश से बाहर निकाल दिया गया या फिर उनको जेल में डाल दिया गया या फिर उनको उस कंट्री में रहने के लिए अपना मुस्लिम धर्म बदलना पड़ा। और यह सब हुआ था 450 साल पहले। जी हां, मैं बात कर रही हूं फर्डिनेंड और इसाबेला के हुकूमत के उस दौर की जहां ये दोनों पति पत्नी ने एक एक करके मुसलमानों को स्पेन छोड़ने पर मजबूर किया और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इन दोनों ने स्पेन में रह रहे ज्यूज और मुसलमानों के लिए ऐसे कानून बनाए जहां या तो ज्यूज और मुसलमान अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर हो जाएं या फिर स्पेन छोड़कर चले जाएं या फिर उसी देश में सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनकर किसी कोने में पड़े रहें। और आरएसएस ने स्पेन के ये हस्बैंड वाइफ हुक्मरानों की मुस्लिम विरोधी पॉलिसीज को 1930 से 1940 के बीच बहुत ध्यान और बारीकी से पढ़ा और उसके बाद उन्होंने अपने मुस्लिम मुक्त भारत की ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए इनका इंप्लीमेंटेशन शुरू कर दिया। और पिछले 6.5 सालों से यानी मोदी सरकार के आने के बाद से इन पॉलिसीज पर काम बहुत तेजी से हो रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो काम मुसलमानों और यहूदियों के साथ स्पेन में फर्डिनेंड और इसाबेला की हुकूमत के दौरान हुआ था, वही काम आज आरएसएस और भाजपा दलितों और मुसलमानों के साथ भारत में करना चाह रही है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बहुत अहम बात यह भी बताऊंगी कि क्या
CA/NRC लाकर दलितों के वोटिंग राइट्स छीनना और मुसलमानों की नागरिकता छीनना भाजपा की एक बड़ी साजिश है। इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी कि 780 साल तक मुसलमानों का स्पेन पर राज करने के बाद भी मुसलमानों को किस तरह मजबूर होकर स्पेन छोड़ना पड़ा और भाजपा RSS इस स्पेन वाली कहानी को भारत में कितनी दूर तक ले आए हैं। इसके साथ साथ हम इस बात पर भी नजर डालेंगे कि पूरे देश भर में CA/NRC के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बावजूद क्या RSS और भाजपा अपनी स्पेन वाली मुस्लिम मुक्त भारत की कहानी पूरी कर पाएंगी? ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे ताकि उनको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मुसलमानों ने 712 AD से लेकर 1492 तक स्पेन पर हुकूमत करी, यानी तकरीबन 780 साल तक स्पेन पर हुकूमत करी और स्पेन के हर शोबे पर मुस्लिम कल्चर की झलक है। स्पेन की लैंग्वेज में अरबी शब्द अल अब भी यूज होता है। स्पेन की धुनें अरबी धुनों से मिलती जुलती हैं, लेकिन अब स्पेन में कोई मुसलमान नहीं रहता है। 1492 में स्पेन में ग्रेनाडा आखिरी सूबा था जो मुसलमानों के हाथ से निकल गया और उसके ठीक 120 साल बाद यानी 1612 में स्पेन को आखिरी मुस्लिम काफिले ने भी छोड़ दिया, यानी स्पेन मुस्लिम मुक्त हो गया। इसमें सबसे मेन बात यह है, सबसे अहम बात यह है कि जब यह सब स्पेन में मुसलमानों के साथ हो रहा था उस वक्त पूरी सिविलाइज दुनिया पर मुसलमानों की हुकूमत थी। टर्की में उस्मानी खिलाफत थी, ईरान में अब्बासी खिलाफत थी और भारत में मुगलों की हुकूमत थी। और इन सारी हुकूमतों के होने के बावजूद स्पेन में मुसलमान खत्म हो गया और किसी भी मुसलमान मुल्क ने उनकी मदद नहीं करी। स्पेन में रह रहे मुसलमानों की ये कहानी को 1930 से 1940 के बीच RSS ने बहुत ध्यान, बहुत बारीकी से पढ़ा ताकि भारत में इसका इस्तेमाल किया जा सके। दूसरी तरफ मुसलमान बुद्धिजीवियों ने भी इसे कायदे से समझा और लोगों तक पहुंचाया ताकि संघ के ये मंसूबे कामयाब ना हो सकें। 1947 में भारत का बंटवारा हो गया और लाखों करोड़ों मुसलमान पाकिस्तान चला गया। हिंदुस्तान यानी भारत एक सेक्युलर कंट्री बन गया। नेहरू, गांधी और मौलाना आजाद की बातों और नीतियों पर यकीन करते हुए सेक्युलर मुसलमानों ने इसी देश भारत को अपना मुल्क चुना। 1948 में कुछ नफरत के सौदागरों ने गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी और ये नफरत के वही सौदागर हैं जो आज मुस्लिम मुक्त भारत बनाने का ख्वाब देख रहे हैं स्पेन की तर्ज पर। 2014 के बाद से यानी मोदी सरकार आने के बाद से लगातार मुसलमानों के साथ स्टेप बाय स्टेप वही हो रहा है जो स्पेन में मुसलमानों के साथ हुआ था। और CA आने के बाद अब मुसलमानों को यह बात अच्छी तरह समझ में आ गई है कि अपने हक के लिए खड़े होने का उनके पास यह आखिरी मौका है, यानी अभी नहीं तो कभी नहीं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो एक छोटी सी कोशिश है भारत के संविधान यानी भारत के कॉन्स्टिट्यूशन और भारत की सेक्युलर आत्मा यानी भारत की सेक्युलर रूह को बचाने की, और इसके साथ साथ दलितों और मुसलमानों को यह बात समझाने की कि भाजपा और RSS किस तरह धर्म और जाति के नाम पर लाखों करोड़ों लोगों पर जुल्म ढाने वाले हैं, जैसा कि स्पेन में यहूदी और मुसलमानों के साथ हुआ था। और इनको तभी रोका जा सकता है जब इनकी प्लानिंग के इंप्लीमेंटेशन को आप समझेंगे और पहचानेंगे। स्पेन का इतिहास जानकर आपको इनके बनाए हुए नियम, कानून और इनकी बनाई हुई नीतियों के पीछे का मकसद शीशे की तरह साफ साफ दिखने लगेगा। तो आइए आपको ले चलते हैं स्पेन के उस दौर में जहां 780 साल तक मुसलमानों के राज करने के बाद
मुस्लिम हुकूमत अब कमजोर पड़ने लगी थी। तो उस वक्त स्पेन में 3 कैटेगरी के मुसलमान हुआ करते थे। एक तो ओरिजिनल मुसलमान, दूसरे वो मुसलमान जिनकी मां स्पेनिश और बाप मुस्लिम थे, और तीसरे कन्वर्टेड मुस्लिम्स, यानी वो मुस्लिम जो दूसरे धर्म के थे लेकिन बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। यानी 780 साल तक स्पेन पर राज करने के बाद जब मुसलमानों के हाथ से आखिरी सूबा ग्रेनाडा भी निकल गया, तो उसके बाद स्पेन में एक नियम, एक कानून बना दिया गया कि जो फर्स्ट कैटेगरी वाले मुस्लिम्स थे, यानी जो ओरिजिनल मुस्लिम थे, यानी जिन्होंने स्पेन पर रूल किया था, उन लोगों के पास से प्रॉपर्टी रखने का राइट्स, यानी प्रॉपर्टी रखने का हक छीन लिया जाएगा। तो जब इस कैटेगरी वाले मुसलमानों के पास से प्रॉपर्टी रखने का हक छीन लिया गया, तो ये लोग स्पेन छोड़कर मरकश और ट्यूनिस चले गए। और जो दूसरी कैटेगरी के मुसलमान थे स्पेन में, यानी वो लोग जिनकी मां स्पेनिश और बाप मुस्लिम थे, उन्हें विदेशी, लुटेरा और गद्दार कहा जाने लगा, जैसा कि आजकल भारत में मुसलमानों को कहा जा रहा है। पहले तो ये बात सिर्फ सड़कों और गलियों में कही जाती थी भारत में मुसलमानों को, पर अब यही बात चुनावी मंच पर माइक और लाउड स्पीकर पर चिल्ला चिल्लाकर कही जा रही है। और स्पेन के जो तीसरी कैटेगरी के मुसलमान थे, यानी वो मुसलमान जो कि कन्वर्टेड मुस्लिम्स थे, उन्होंने स्पेन के रूलर फर्डिनेंड और इसाबेला की इस बात पर कि उन्हें स्पेन में पूरी मजहबी आजादी मिलेगी, उस पर यकीन करते हुए स्पेन में ही रहना पसंद किया। जैसा कि 1947 में भारत में मुसलमानों को इस बात पर यकीन दिलाया गया था कि उन्हें भारत में पूरी मजहबी आजादी मिलेगी। तो स्पेन में फर्डिनेंड और इसाबेला ने जो मुसलमानों के साथ किया था, वही आज भारत में मुसलमानों के साथ किया जा रहा है। यानी भारत को स्पेन बनाने का तमाशा चल रहा है। यानी भाजपा और आरएसएस की तरफ से भारत में सीए कानून लाकर एनआरसी लाने की तैयारियां करके भारत में रह रहे मुसलमानों की नागरिकता छीनने का खेल वैसा ही चल रहा है जैसा स्पेन में हुआ था। 1947 में भारत के आजाद होने के बाद शुरू में मुसलमानों पर जो हमले हुए थे वो वैसे ही थे जो स्पेन में मुसलमानों की हुकूमत खत्म होने के बाद मुसलमानों के साथ हुए थे। और उस वक्त वहां रह रहे मुसलमानों ने इसे एक टेम्पररी दौर समझकर इग्नोर कर दिया था, जैसा कि भारत में भी किया गया था। भारत में क्या हुआ था इसके बारे में हम आपसे बाद में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि स्पेन में ये हमले लगातार मुसलमानों पर होते रहे। कुछ वक्त छोड़ करके फिर ये हमले लगातार तेज होते गए। कुछ हमलों का जवाब तो स्पेन में मुसलमानों ने दिया, जैसे कि सड़कों, मोहल्लों और शहरों में लड़ाइयां होने लगी, मगर बाद में ये लड़ाइयां एक तरफा हो गईं, क्योंकि पुलिस भी मुसलमानों के खिलाफ हमलावरों का साथ देने लगी, जैसा कि आजकल मुसलमानों के साथ भारत में हो रहा है। जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में छात्रों के साथ जो पुलिस ने किया वो वीडियो तो आपने देखा ही होगा। उत्तर प्रदेश में जो हुआ, पुलिस ने जो किया वो भी आपको मालूम है। बेंगलुरु का जो किस्सा है, पुलिस ने जो किया है वो भी आपको पता है। यानी पुलिस इस वक्त खुलकर भाजपा के इशारे पर मुसलमानों के साथ जुल्म कर रही है। अब आपको यहां यह बता दें कि स्पेन में मुसलमानों की लिंचिंग भी भारत की तरह ही एक संगठित गिरोह द्वारा करी जाने लगी। और उस वक्त स्पेन के जो रूलर थे फर्डिनेंड और इसाबेला, वो भी इस वक्त भाजपा सरकार की तरह ही चुप रहे। उसके बाद धीरे धीरे स्पेन में मुसलमानों को पब्लिक स्पेस से बेदखल किया जाने लगा। स्पेन में फर्डिनेंड ने पहले सरकारी कामकाज से अरबी भाषा को बेदखल कर दिया, जैसा कि हमारे देश भारत में उर्दू भाषा के साथ किया गया। उसके बाद इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया, मुसलमानों को जालिम और लुटेरा दिखाया गया, जैसा कि हमारे देश भारत में भी किया गया। उसके बाद मुसलमानों के योगदान को स्पेन की टेक्स्ट बुक से हटा दिया गया, जैसा कि हमारे देश भारत में भी किया गया है, और खास तौर से उन राज्यों में जहां भाजपा की सरकार है। और अब टेक्स्ट बुक से वीर अब्दुल हमीद का चैप्टर तक निकाल दिया गया। उसके बाद स्पेन में मुसलमानों के घर, मस्जिद और मदरसों की तलाशी ली जाने लगी, यह कहकर कि यहां हथियार जमा है या यहां गुप्त मीटिंग चल रही है। ठीक वैसे ही जैसे आजकल हमारे देश भारत में हो रहा है। मदरसों को बदनाम किया जा रहा है, स्पेशली उन जगहों पर, उन राज्यों में जहां भाजपा का शासन है। उस वक्त स्पेन में कन्वर्टेड मुसलमानों से यह कहा गया था कि तुम्हारे बाप और दादाओं को डरा और धमकाकर मुसलमान बनाया गया था,
और अब फर्डिनेंड और इसाबेला के रूल के दौरान अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम वापस अपना धर्म अपना सकते हो। जैसा कि भारत में आरएसएस कहता है कि भारत में जो रह रहे मुसलमान हैं, उनके दादा और परदादा पहले हिंदू हुआ करते थे। और यही बात आरएसएस भारत में उन मुसलमानों से कहेगी जिनका नाम एनआरसी लिस्ट से बाहर रह जाएगा कि पहले भी तुम्हारे दादा और परदादा हिंदू हुआ करते थे, उन्हें डरा धमकाकर मुसलमान बनाया गया था और अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सीए का फायदा उठाते हुए तुम वापस हिंदू धर्म अपना लो, यानी वापस हिंदू बन जाओ और सीएए के तहत अपनी भारत की नागरिकता दोबारा वापस पालो। फर्डिनेंड और इसाबेला के जमाने में स्पेन में उन मुसलमानों को जिनकी मां स्पेनिश थी और बाप मुसलमान थे, उनको दोगला कहा जाने लगा, उनका मजाक उड़ाया जाने लगा और उनको भी यह सलाह दी जाने लगी कि इस बेइज्जती से बचने के लिए तुम अपना मुस्लिम धर्म छोड़ दो। उस वक्त स्पेन में इस्लामिक कानून गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। इस्लामिक तरीके से करी गई शादियों को कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी कर दिया गया। जैसा कि आज के दौर में भाजपा ने शरिया कानून में इंटरफेरेंस करके किया है, ट्रिपल तलाक को अवैध घोषित करते हुए उसमें सजा का कानून ले आई है। उसके बाद स्पेन में वो मुसलमान जिनकी मां स्पेनिश और बाप मुसलमान थे, उनका मजाक उड़ाया जाने लगा, उनको बेइज्जत करा जाने लगा, उनके घर और उनके दुकान को तोड़ दिया गया और फाइनेंशियली उनको कमजोर कर दिया गया। फिर स्पेन में मुसलमानों की शादियां सरकारी एजेंसियों में कराना जरूरी कर दिया गया और शुरू में स्पेन के मुसलमान 2 शादी समारोह करने लगे, पहली सरकारी एजेंसी में और दूसरे अपने घर में इस्लामिक तरीके से। उसके बाद स्पेन में इस्लामिक तरीके से घर में हो रहे शादी समारोह पर भी बैन लगा दिया गया और धीरे धीरे करके आम मुस्लिम तबका स्पेन में मुस्लिम लीडर्स के हाथ से निकल गया। स्पेन में मुसलमानों पर इतनी पाबंदियों के बाद जो पैसे वाला मुस्लिम तबका था वो इजिप्ट, टर्की, ट्यूनिस और मरकश की तरफ पलायन करने लगा, जहां उन लोगों को तो पनाह और हमदर्दी मिली, लेकिन वही दूसरी तरफ जो स्पेन में गरीब मुसलमान तबका था वो वही स्पेन में ही बिना किसी मदद के उनके रहमो करम पर पड़ा रहा। और ठीक वैसा ही आज के दौर में भारत में हो रहा है। जो पैसे वाले मुसलमान हैं उनको सरकार अभी टारगेट नहीं कर रही है, लेकिन जो गरीब मुसलमान है जो कि 95% है, वो इस वक्त सीए, एनपीआर, एनआरसी के निशाने पर है और साथ ही साथ दलित भी है निशाने पर। दलितों को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये सीए, एनआरसी सिर्फ मुसलमानों के लिए है और वो सीए के तहत भारत की नागरिकता हासिल कर लेंगे, लेकिन देश के दलितों को यह नहीं पता कि जब सीए के तहत भारत की नागरिकता उन्हें दी जाएगी तो उसके साथ साथ कुछ शर्तें भी होंगी भारत सरकार की तरफ से और यह शर्त वोट ना देने का अधिकार भी हो सकती है। यानी सीए के तहत दलितों को नागरिकता तो मिल सकती है, लेकिन उनसे वोट देने का अधिकार और उनका रिजर्वेशन छीना जा सकता है। और अब दोबारा स्पेन की तरफ चलते हैं तो जो बीज स्पेन में पहले दौर में बोया गया था, दूसरा दौर आते आते वो फसल देने लगा और भारत में भी इसी तरह दूसरे दौर की फसल तैयार हो चुकी है। तो स्पेन में दूसरे दौर में आम मुसलमानों के पास कोई राजनीतिक लीडरशिप नहीं बची थी। उनको बचाने वाला कोई दूरदर्शी, बुद्धिजीवी, पैसे वाला, राजनीतिक समझ रखने वाला नहीं था। हाँ, उस वक्त जो थोड़े बहुत धार्मिक लीडर्स और इमाम बचे थे उन्होंने मामला संभालने की कोशिश करी, लेकिन उस वक्त सरकार एजेंसी द्वारा दी गई लालच और प्रोपेगेंडा के आगे उनकी एक न चली। कुछ लोगों ने मिस्र और टर्की से मदद मांगने की कोशिश करी, लेकिन कुछ मुसलमान जो सरकार के दलाल हुआ करते थे वो सरकार को इनके बारे में खबर देते और इनको सजा दिलवाते थे। और वो मुसलमान जो स्पेन से टर्की और मिस्र की तरफ पलायन कर गए थे, उन्होंने वहां की सरकारों को मशवरा दिया कि स्पेन के अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करने से स्पेन में रह रहे मुसलमानों की हालत और खराब हो जाएगी। स्पेन के मुसलमानों को कोई अहमद शाह अब्दाली नहीं मिला और धीरे धीरे करके मौलवी और इमाम भी बिना काम के हो गए और 1612 में मुसलमानों का आखिरी जत्था भी स्पेन छोड़कर चला गया। और इस वक्त भारत में स्पेन में हुए मुसलमानों के खिलाफ इस प्रयोग को मोदी और शाह बहुत तेज गति से कर रहे हैं। जामिया यूनिवर्सिटी में मुसलमान स्टूडेंट्स के ऊपर पुलिस द्वारा करी गई बर्बरता के बाद आज तक पुलिस कमिश्नर अपने पद पर ऐश फरमा रहे हैं।
देश के गृह मंत्री से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। थानेदार तो छोड़िए, एक सिपाही तक सस्पेंड नहीं किया गया। इसका मतलब साफ है कि भारत में आज मोदी के दौर में मुसलमान एक भेड़ से ज्यादा कुछ भी नहीं, और एक डेमोक्रेटिक समाज के दौर पर हमारी हत्या करी जा चुकी है, लेकिन एहसास करना अभी बाकी है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप जिंदा हैं, तो अभी आपको जिंदा होने का सबूत देना बाकी है। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दे, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com DR अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारा वीडियो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। और दोस्तों, आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं।